हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, एमपी कांस्टेबल 2026 का प्रिपरेशन फ्री बैच पूरा सिलेबस आपको हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री बैचेस हम दे रहे हैं, जिसकी घोषणा हमने बहुत पहले ही कर दी थी। ठीक है, और वो बैचेस अब शुरू भी हो चुके हैं। 11 मई से हमने ये बैच शुरू कर दिया था। एमपी कांस्टेबल 2026 की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, अब इसके तहत हमने आपको बताया था कि हम जो है आपको क्या कराएंगे, पूरा जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा और उसके तहत हम आपको कंप्लीट सिलेबस देंगे। डेली क्लासेस आपकी रहेंगी, वीकली टेस्ट सीरीज होगा, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराएंगे, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड बैकअप भी रहेगा, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको रिकॉर्डेड बैकअप भी रहेगा। सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरा चैप्टर का। अब की बारी वर्दी हमारी, जो हमारा लक्ष्य है, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और जो भी नए बच्चे हैं जो अभी वीडियो को देख रहे हैं, आपका दायित्व है कि आप अपने जानने पहचानने वालों को ये जो लेक्चर है वो शेयर करिए, ताकि फ्री बैचेस का आनंद वो भी उठा सके। ठीक है, अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको हर लेक्चर में देते हैं। अब मैंने आपको बताया पीडीएफ नोट्स वगैरह का एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो वो कहाँ पर मिलेगा आपको? ये जो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है यहाँ पर दो, एक क्यूआर कोड टेलीग्राम चैनल का है, एक इंस्टाग्राम चैनल का है। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज का है। जिन बच्चों को पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए, जो हमें कमेंट में मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें उन्हें मैं बता दूं, ये आप क्यूआर कोड टेलीग्राम चैनल का है, स्कैन करेंगे तो हमारे टेलीग्राम पेज पर चले जाएंगे। वहां पर आपको जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए है उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। यदि कोई पीडीएफ नोट नहीं मिलता है तो आप हमसे बात करेंगे। फिर ये इंस्टाग्राम पेज का हमारा क्यूआर कोड है, आप स्कैन कर लीजिए। इसे आप स्कैन करेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे, जहां पर आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी और ट्रिक्स वगैरह बताई जाएंगी। शॉर्ट वीडियोस आपको जो भी चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया में, अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है, वो सारे चेंजेस आपको हम शॉर्ट वीडियोस के थ्रू 60 सेकेंड्स से कम में आपको बताने की कोशिश करते हैं और उसका वीडियो अपलोडेड है। साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें मैथ्स की ट्रिक वगैरह चाहिए तो वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जा सकते हैं, वहां पर आपको ट्रिक्स वगैरह बताई गई हैं। अब लगे हाथ एक और इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, जैसे हम ऑफलाइन हमारा बैच चल रहा है, हम अभी प्रिपरेशन करवा रहे हैं स्कूल का, जो भी एडमिशन है, जो अगर कोई पेरेंट है जो देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों का एडमिशन अगर करवाना चाहते हैं तो ये कांटेक्ट है, आप इस पर हमें कांटेक्ट करेंगे। देख लीजिए। अब एक और इन्फॉर्मेशन, आप जब हमारे अभी लेटेस्ट वीडियोस चेक करेंगे इस लेक्चर के डलने के और पहले, आपको जो है मिल जाएंगे कुछ लेक्चर्स ऐसे जिसमें आपको बताया गया है कि हमारा क्या फीस स्ट्रक्चर है, हमारा इंस्टीट्यूट का पूरा जो इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें आपको एक वीडियो में मिल जाएंगी, जिसमें जो डायरेक्टर सर हैं मास्टर सरताज, उनका आपको लेक्चर मिल जाएगा। आप उससे देखेंगे तो आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह, क्या आपको हम जो एजुकेशन है अवेलेबल करवा रहे हैं, सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करवाया जाता है, मतलब सारी चीजें आपको उस लेक्चर में मिल जाएगी। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं बच्चे ऑफलाइन, वो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, कॉल कर लीजिए, डीएम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक निश्चित समय के भीतर। अब बात कर लेते हैं आज के लेक्चर के बारे में। आज हमारा है लेक्चर 19, पार्ट आपका चल रहा है 7। और अगर इस टॉपिक की बात करते हैं तो इस टॉपिक का आज भाग 3 है, भाग 3। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, आज लेक्चर 19 है और पार्ट है 7, और अगर टॉपिक की बात करें तो भाग 3। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? भारत के विश्व विरासत स्थलों के बारे में पढ़ रहे हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व धरोहर स्थलों में भारत की कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण झीलें, इमारतें, विरासत हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो आपके एमपी कांस्टेबल परीक्षा के संदर्भ से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस लेक्चर में मैं आपको पूरा जो करंट अफेयर है पढ़ाती हूँ,
डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाती हूँ, जो फैक्ट हैं, वन लाइनर चीजें आती हैं एमपी कांस्टेबल में, तो वो पूरा फैक्ट भी आपको क्लियर करवाया जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको यूनेस्को का इंट्रोडक्शन दिया था, उनकी स्थापना कब हुई, वर्तमान महानिदेशक कौन है, जिसका मैंने बताया था वर्तमान महानिदेशक कौन है, खालिद एल इनानी है। ये मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ, खालिद एल इनानी, ये अभी करंट महानिदेशक है, ठीक है, वर्तमान के। मुख्यालय पेरिस में है। उद्देश्य क्या है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में मैंने कंप्लीट किया था। फर्स्ट पार्ट में ही मैंने क्लासिफिकेशन आपको दिखाया था कि जो भी विरासत स्थल है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, कल्चरल साइट है, नेचुरल साइट है और मिक्स्ड साइट है, और क्या क्या आता है वो भी मैंने आपको पूरा, फिर मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन समझाया था कि भारत की जो यूनेस्को सांख्यिकी ढांचा है उसका ग्लैंस दिया था कि कितने साइट्स जो है वो शामिल है, और अभी 2023, 24, 25 इन 3 वर्षों में 4 नए जो स्थल हैं, जो साइट्स हैं, उन्हें शामिल किया गया है हेरिटेज साइट में, तो वो भी आपको अपडेट मैंने दिया है। फिर हमारा सेकंड पार्ट था, इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो था उसमें मैंने आपको अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ठीक है, उनके केव्स के बारे में बताया था, आगरा का किला और साथ ही साथ कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसके बारे में आपको मैंने एक तरफ पूरी डिटेल दी थी। फिर कुछ वन लाइनर रिवीजन करवाया था और एमसीक्यू वगैरह भी सॉल्व करवाए थे। अब आज जो हमारा लेक्चर भाग 3 है उसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसमें पहला टॉपिक है हम्पी के स्मारक, मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। हम्पी का नाम आपने सुना होगा, जब पुराने जो नोट हैं उन्हें बंद किया गया था, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, तो उस समय जो नया 50 का नोट निकला था, 50 रुपीज की जो नोट निकली हुई थी, उसमें यही आपको दिखेगा, उस नोट में आपको ये बना हुआ छपा हुआ मिलेगा, जिसे हम्पी मॉन्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा कि 10 के या 20 के जो नोट हैं या 50 के जो नोट हैं उसमें कहाँ कहाँ के स्मारक को शामिल किया गया है। जैसे 50 के नोट का मैंने आपको बताया हम्पी का स्मारक। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं। स्थान क्या है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, विजयनगर, कर्नाटक में। जो हम्पी का मॉन्यूमेंट है वो कर्नाटक में है, विजयनगर। नदी अगर पूछेगा तो तुंगभद्रा नदी आप बता देंगे। घोषित वर्ष यानी यूनेस्को ने अपनी साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व धरोहर स्थल में 1986 को इसको शामिल किया था। संबंधित साम्राज्य यानी उस समय कौन सा वंश था और साम्राज्य कौन सा था जब बना था, तब विजयनगर साम्राज्य था, जिनकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य था, साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी, और इनको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था 1986 में। अब देखिए, ये जो हम्पी के स्मारक है इसका थोड़ा सा पौराणिक महत्व भी बढ़ जाता है, कहा जाता है और ऐसी कथाएं भी बोली जाती हैं कि ये जो जगह है हम्पी, ठीक है, विजयनगर, पुराने जो रामायण जो आप पढ़ते हैं उसमें जो वानर साम्राज्य था वो इसी के आसपास से आते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इनकी अलग, जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं उनके दो अलग अलग इतिहास आप पढ़ेंगे, यानी जो एक इतिहास है उससे आप अलग पढ़ेंगे, जो पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है, उसमें आपको कुछ अलग हिस्ट्री मिलेगी, लेकिन वो इंटरलिंक कहीं ना कहीं करती है। अब कुछ वास्तुकला देख लेते हैं और महत्व, यानी इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस जानते हैं। जो ये हम्पी का आपको शैली दिख रहा है उसे द्रविडियन शैली बोलते हैं, द्रविड़ शैली बोलते हैं। द्रविड़ शैली आप कई मॉन्यूमेंट्स में सुनेंगे। द्रविड़ शैली में क्या होता है, जैसे आप गुंबद वगैरह देखते होंगे तो वो इस तरीके का होता है, ठीक है, ऐसे कुछ बनाया जाता है, लेकिन जो द्रविडियन शैली होती है उसमें पिरामिड आकार का बना होता है, उसे द्रविडियन शैली बोलते हैं। अब ये जो आप हम्पी का मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, इसे 1565 में तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1956 में, उस समय ये नष्ट हो चुका था। अब यहाँ पर सवाल आता है, नष्ट हो गया था तो अभी है कैसे? जो पूरा ये स्मारक आप देख रहे हैं ये पूरा नहीं समाप्त किया गया था, पर बहुत महीनों तक इन्हें समाप्त किया गया था, लेकिन फिर भी इनमें कुछ जो स्मारक है वो अब भी बचे हुए दिख रहे होंगे आपको, जिसमें सबसे प्रमुख ये है, ठीक है।
और बहुत ही उन्नत तकनीक से ये बनाया गया है, बहुत ही ज्यादा उन्नत तकनीक से। अब प्रमुख आकर्षण की अगर हम बात करते हैं तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। और यहीं पर विट्ठल मंदिर परिसर है। विट्ठल मंदिर परिसर जो है उसे म्यूजिकल टेम्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूजिकल टेम्पल भी बोला जाता है विट्ठल मंदिर परिसर को। क्यों बोला जाता है? इसमें जो अलग अलग 56 आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 56 जो है पिलर्स हैं, ठीक है, और उन्हें वो अंदर से पूरी तरीके से खोखले हैं, लेकिन जब आप उस पर थाप देंगे तो उसमें अलग अलग सारे गामा पा जो सरगम है, जो राग है, सुर है, वो निकलता है। और इसके पीछे क्या रहस्य है वो आज तक जो संगीतमय स्तंभ वहां पर खड़े हैं, जिन्हें सारे गामा पा पिलर बोलते हैं, म्यूजिकल पिलर्स भी बोला जाता है, हम्पी के स्मारक में पाए जाते हैं, उसका रहस्य आज तक क्लियर नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स जब भारत में थे उन्होंने इस रहस्य का खुलासा करने के लिए इसके दो ऐसे पिलर्स हैं, जब आप जाएंगे तो देखेंगे दो ऐसे पिलर्स हैं जिन्हें कटवाया गया था, लेकिन उसके भीतर कुछ भी नहीं मिला। उस समय की जो इंजीनियरिंग थी वो इस तरीके से थी कि अभी भी आप यहाँ पर थाप देंगे इन पिलर्स पर तो आपको आवाज, एक बहुत मधुर आवाज और थाप सुनाई देगी। तो ये संगीतमय स्तंभ जो है वो ध्वनियां निकालते हैं अलग अलग। अब कुछ एग्जाम बूस्टर भी है। विट्ठल मंदिर के सामने स्थित पत्थर का रथ, जैसे आप देख रहे होंगे, चलिए, जैसे आप ये देख रहे होंगे ये विट्ठल मंदिर है, ठीक है, और ये हम्पी का जो रथ है वो है। ये वास्तुकला का चमत्कार है और इसी का चित्र 50 के नोट में मुद्रित किया गया है। और यहाँ ये जो जगह है ये पर्यटन के लिए वार्षिक हम्पी उत्सव प्रसिद्ध है। जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो ये जो प्लेस है वो बहुत ज्यादा फेमस है उनमें। अब ये आपके हम्पी के स्मारक के बारे में कुछ फैक्ट्स हो गए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे वो भी बता दिए गए और कहानियां भी। अब क्विक टेस्ट देख लेते हैं, वन लाइनर रिवीजन कर लेते हैं। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो मैंने आपको बताया जब बना था तो संबंधित साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य था, तो उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। फिर किस नदी, दिख रहा है आपको, किस नदी के तट पर बना था हम्पी स्मारक? तो मैंने आपको बताया था तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। नदियां संबंधित साम्राज्य या वंश और कब यूनेस्को में शामिल किया गया, कब बनाया गया, ये चार प्रमुख जो डेट्स हैं उसको आपको याद ही रखना है। अब संगीतमय स्तंभ कहाँ है? संगीतमय स्तंभ हम्पी में है और विट्ठल मंदिर, हम्पी मॉन्यूमेंट्स के भीतर विट्ठल मंदिर जो है जो शामिल है उसमें, वहां से संगीत में आपको स्तंभ मिल जाएंगे। अब एमसीक्यू पर आते हैं। पहला प्रश्न है 50 के नोट पर किसका चित्र है? तो आप उत्तर अभी आपने पढ़ा हम्पी का रथ। दूसरा प्रश्न है हम्पी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? हम्पी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो बता देंगे 1986 में इसे विश्व धरोहर जो स्थल है वो घोषित किया गया था। यहीं पर आपके हम्पी के स्मारक की बातें जो है वो कंप्लीट होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा है फतेहपुर सीकरी। अब आ जाते हैं फतेहपुर सीकरी पर। ये जो है आप देखेंगे, इसके पहले आपने पढ़ा था आगरा का किला। आगरा का किला भी आपने देखा था अकबर ने बनवाया था, और उसमें आपको मैंने बताया था कि वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। जो मुगल बादशाह अकबर थे उन्हें लाल पत्थरों से बहुत बेहद प्रेम था, ठीक है। तो इसी कारण ये जो आप देख रहे हैं फतेहपुर सीकरी का, ये बुलंद दरवाजा है। दुनिया के सबसे बड़े दरवाजों या द्वार में से एक है ये दरवाजा, ये द्वार, ये एंट्री गेट, ये अकबर द्वारा बनाया गया था और ये भी लाल बलुआ पत्थर से ही बनाया गया है। वास्तुकला वगैरह देखते हैं, पहले इसके फास्ट फैक्ट जो है वो देख लेते हैं। स्थान कहाँ है? आगरा में है ये। और घोषित वर्ष, विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? इसे 1986 में घोषित किया गया था। और निर्माता है इसके मुगल बादशाह अकबर। 1571 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था और बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। वास्तुकला और महत्व की अगर बात करें तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसे बनाया गया था। जो अकबर हैं, जो बादशाह अकबर हैं, इसके पीछे कहानी ये है,
ये बनाने के पीछे कि जो मुगल बादशाह अकबर हैं, उनकी जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, उनसे संतान प्राप्ति हेतु उन्होंने, जो अकबर हैं, उन्होंने सूफी संत जो थे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर गए और उन्होंने दुआ मांगी थी कि मुझे संतान प्राप्ति हो जाए जोधाबाई से, जिसके बाद उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी और उनकी दुआ उसके बाद ही कबूल हुई थी। और बाद में उनके सम्मान में, यानी शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में उन्होंने ये जगह बनवाई थी। और साथ ही साथ एक और कहानी है कि गुजरात फतेह करने के बाद से उन्होंने ये जगह बनवाई थी। ठीक है, तो ये दो कहानियां इसके पीछे जुड़ती हैं। तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसे राजधानी बनाया गया था और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। लाल बलुआ पत्थर आगरा का किला जो था, और आगरा का यही फतेहपुर सिकरी का ये जगह भी लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अब ये जो बुलंद दरवाजा आप देख रहे हैं, ये 54 मीटर्स का है, 54 मीटर्स का है। अकबर ने इसे अपनी गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था। जो फतेहपुर सिकरी पूरा आप देखेंगे वो क्यों बनाया गया है, वो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया है। लेकिन ये जो बुलंद दरवाजा आप देखेंगे, ये बनवाया गया है गुजरात विजय की स्मृति में, उसकी याद में अकबर ने बनवाया है। दुनिया के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वारों में से एक है ये बुलंद दरवाजा। अब प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है, यहाँ पर क्या चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो वो है इबादत खाना। जो यहाँ का मस्जिद वगैरह है वो बहुत ज्यादा यूनिक है और बहुत पीसफुल है। पंचमहल है यहाँ पर। पंचमहल अकबर बादशाह के समय किसी भी धर्म को सर्वोपरि नहीं रखा गया था। उस समय सारे धर्मों को बराबर रखा गया था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदुइज्म, मुस्लिम्स, सबको बराबर सम्मान दिया गया था। और उसी सम्मान में इन्होंने क्या किया था, पंचमहल बनवाया था, जिसमें बौद्ध विहार से प्रेरित 5 मंजिला पिरामिड थी, जिसमें जो अरब से जो डिजाइन्स आते हैं, ठीक है, जो आकृतियां बनाई जाती हैं किसी चीज पर, वो उकेरी गई थी। बौद्ध धर्म में जो सूर्य या बरगद का पेड़ इंपॉर्टेंट होता है वो बनवाया गया था। यानी हर धर्म के जो सिंबल्स हैं वो उकेरे गए थे अकबर के समय में और उन्होंने करवाया था। जोधाबाई का महल यहाँ पर ही है। ठीक है, तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें इस महल के बारे में पता चल गई। करंट अफेयर देख लेते हैं। पर्यटन के लिए संस्कृति मंत्रालय की स्मार्ट आइकॉनिक प्लेस पहल के तहत इसका विकास किया जा रहा है। ये जितने भी चीजें आप देखेंगे ये पानी के ऊपर बनाई गई हैं। जो भी आप बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, क्योंकि उस समय सीमेंट वगैरह का काम नहीं होता था, उस समय चूने का काम होता था। चूने में मॉइस्चर होता है। और ये सारी जो जगह है, जैसे आप अभी मैं आपको हुमायूं का मकबरा बताऊंगी, वो भी नदियों के ऊपर बनाया गया, नदियों के सामने बनाया गया है। क्यों ऐसा, क्योंकि चूने में मॉइस्चर होता है और चूने से बनाई गई हैं ये मॉन्यूमेंट्स। जब बनाया गया, जोड़ा गया, चूना जो है जितना ज्यादा मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होता है। मॉइस्चर मिलते रहेगा तो वो बिल्डिंग्स आज तक आप देखेंगे उसी खूबसूरती से खड़ी हुई है। अब वन लाइनर रिवीजन देख लेते हैं। फतेहपुर सिकरी का स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1571 में इसकी स्थापना की गई थी। बुलंद दरवाजा जो आप देख रहे हैं, जो सबसे बुलंद दरवाजों में से एक है दुनिया के, वो क्यों बनवाया गया था, वो बनवाया गया था गुजरात विजय करने की स्मृति में बनवाया गया था अकबर के द्वारा। तीसरा, बौद्ध वास्तुकला से प्रभावित इमारत कौन सी है, बौद्ध वास्तुकला से प्रभावित इमारत की यदि बात करेंगे तो वो है पंचमहल। ये यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट हुआ। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज पर। पहला, फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को दर्जा कब मिला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें आप पढ़ेंगे यूनेस्को ने कब शामिल किया याद रखिएगा। तो यूनेस्को ने 1986 में इसे शामिल किया था। इसके पहले आपने पढ़ा था हम्पी के स्मारक, इसे भी 1986 में शामिल किया गया। साथ ही साथ फतेहपुर सिकरी का अगर आप देखेंगे तो उसे भी 1986 में शामिल किया गया था। दूसरा प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस पत्थर से बना है, तो लाल बलुआ पत्थर। जब भी अकबर के बनाए हुए किसी भी मॉन्यूमेंट्स की बात करेगा तो आप लाल बलुआ पत्थर ही चूज करिएगा, क्योंकि अकबर बादशाह को लाल बलुआ पत्थर बहुत ज्यादा पसंद था। और अगर बात करता है शाहजहां की तो उन्हें सफेद संगमरमर से प्रेम था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपका जो फतेहपुर सिकरी है वो कंप्लीट होता है। आज का जो तीसरा स्थल है
उसके बारे में बात करते हैं, जो है महान चोल मंदिर, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। चोल मंदिर, मंदिरों का समूह है यहाँ पर, जिसमें पहला जो है वो है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का, जिसे बनाया है राजराज चोल प्रथम द्वारा, निर्मित किया गया है 1010 ईस्वी में। दूसरा जो है बृहदेश्वर मंदिर गंगे कोंड चोलपुरम, जिसे राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। और तीसरा एरातेश्वर मंदिर, जिसे दरासुरम राजराज चोल द्वितीय ने बनवाया था। तंजावुर वाला जो है राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। दरामुरम देखेंगे आप तो उसे द्वितीय ने बनवाया था। ये याद रखिएगा, ये तीन प्रमुख जो है मंदिर के समूह हैं जो आपको चोल मंदिर में मिलेंगे। कुछ फैक्ट है इसमें। स्थान कहाँ है यहाँ पर? जो चोल मंदिर का स्थान है वो है तमिलनाडु, ठीक है। प्रमुख तौर पर यदि पूछता है तो तमिलनाडु बताएंगे, और मंदिरों के अगर प्रमुख स्थान की बात करेगा तो ये आप वहां पर मेंशन कर दीजिएगा। घोषित वर्ष विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो 1987 से लेकर के 2004, यानी इसमें कुछ ऐसे मंदिर हैं जैसे इन्हें कब शामिल किया गया? 1987 में किया गया। जब आप फैक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और वहीं जो एरावत है, ये जो एरावत आप देख रहे हैं, इसे 2004 में शामिल किया गया था। जो प्रथम दो मंदिर पढ़ेंगे आप, जो बृहदेश्वर का है, उसे 1987 में किया गया था, लेकिन एरातेश्वर मंदिर को 2004 में शामिल किया गया था, ठीक है। अब निर्माता कौन है चोल मंदिर के? तो चोल राजवंश ने ही बनवाया था, लेकिन 11वीं और 12वीं शताब्दी तक ये बना था। अब विशुद्ध द्रविड़ वास्तुकला शैली का चरम, यहाँ पर भी वास्तुकला शैली अगर आप देखेंगे तो वो क्या है? द्रविड़ियन शैली है, जिसमें मैंने आपको बताया था पिरामिड की तरह इसका जो सिरा है वो होता है। पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है, ये पूरी तरीके से ग्रेनाइट के पत्थर से बना है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम बूस्टर है, देख लीजिए। इन्हें लिविंग टेम्पल्स कहा जाता है क्योंकि 1000 साल बाद आज भी यहाँ नियमित पूजा होती है। ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आज भी पूजा होती है, इसलिए इसे लिविंग टेम्पल बोला जाता है। तंजावुर का जो विमान टावर है 66 मीटर ऊंचा है, जिनके शीर्ष पर 60 टन का पत्थर जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 60 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो, और इसकी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 80 टन का पत्थर ये रखा हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हैं। तो क्या दिमाग लगाया होगा आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स ने, सोचिए, ठीक है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख बातें हो गई। अब वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। तंजावुर का मंदिर किसने बनवाया था? तंजावुर के मंदिर की बात कर रहा है जो प्रथम था, तो प्रथम जो है राजराज चोल प्रथम ने ही बनवाया था। दूसरा प्रश्न है वास्तुकला शैली क्या थी? तो अगर आपको ये पिरामिड याद होगा तो आप बोल देंगे द्रविड़ शैली का। फिर तीसरा, गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माता कौन था? गंगे कोल चोलपुरम का निर्माता कौन थे? राजेंद्र चोल प्रथम थे। अब कुछ एमसीक्यूज हैं। एरातेश्वर मंदिर को सूची में कब जोड़ा गया? यहाँ पर लास्ट वाली की बात हो रही है। मैंने आपको बताया एरातेश्वर जो मंदिर है उसे 2004 में शामिल किया गया था। दूसरा प्रश्न है तंजावुर का मंदिर किस पत्थर से बना है? तो आपको मैंने अभी बताया जो तंजावुर का मंदिर है, आपको मैंने बताया था अभी, वो ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे ग्रेनाइट पत्थरों से बता देंगे। यहाँ पर आपका जो महान चोल मंदिर है वो भी आपका कंप्लीट होता है। अब आज का जो आखिरी है हुमायूं का मकबरा, जो बेहद ही प्रसिद्ध है, ठीक है। और बोला जाता है जो आप ताजमहल आगरा का देखते हैं वो इसी की कॉपी की गई है। बस ताजमहल में क्या फर्क है? ताजमहल में 4 पिलर्स बनाए गए हैं साइड में, लेकिन ये जो है हुमायूं टॉम्ब जो दिल्ली में है वो पूरी तरीके से प्रेरणा है ताजमहल के लिए। ताजमहल इसी को देख करके बनाया गया, ठीक है। बस ये है कि ये जो हुमायूं टॉम्ब है वहां पर 4 बाग मिलते हैं और ताजमहल में 4 पिलर बनाए गए हैं। चलिए, स्थान क्या है इसका? नई दिल्ली। घोषित वर्ष 1993 में। निर्माता कौन है? हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम जिन्हें बोला जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ताजमहल इसी से प्रेरणा लेकर के बनाया गया है।
और ताजमहल जो है वो शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, लेकिन जो हुमायूं टॉम्ब है उसे एक बीवी ने अपने शौहर की याद में बनवाया था, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ठीक है, कब? 1993 में से शामिल किया गया और बनवाया गया था 1565 से 1572 के दौरान इसे बनवाया था हाजी बेगम ने। वास्तुकला और महत्व की बात करें तो मुख्य वास्तुकार कौन है? मिराक मिर्जा गियाथ, जो फारसी मूल के थे। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा यानी गार्डन टॉम्ब था, 4 बाग शैली पर आधारित है। इसके चारों तरफ जब आप जाएंगे तो आपको चारों बाग दिखेंगे हर जगह से, ये इस शैली पर बनाया गया है। और बागों का शौक क्यों था? देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी मुगल्स आए थे वो अफगान से आए थे, और अफगान में जो इलाका है अफगान का वो शुष्क है। जब मुगल्स इंडिया में आए, उन्होंने हरियाली देखी तो उन्हें बहुत ज्यादा उनका मन जो है वो प्रसन्न हुआ था, जिसके कारण वो लोग इस जो हरियाली है, जो ग्रीनरी है, उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, और इसी यहीं पर एक बात याद आ रही है, जो शाहजहां थे, ठीक है, या सॉरी जो जहांगीर थे, उन्होंने जब कश्मीर की घाटी देखी थी उस समय उन्होंने बोला था गर फिरदौसे जमीयस्त अमीयस्त अमीयस्त अमीयस्त, यानी इसका मतलब यह है कि अगर जमीन पर कहीं जन्नत मौजूद है तो वो यही है, यही है और यही है। ये जो कथन है ये दर्शाता है कि भारत की खूबसूरती अलग अलग दिशाओं में सबकी अलग अलग खासियत है। ठीक है, तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपका जानना जरूरी था। तो हुमायूं टॉम्ब जो है वो 4 बाग शैली पर बनाया गया है और दोहरा गुंबद है। यहाँ पर जो मुगल आर्किटेक्चर्स थे वो हमेशा एक गुंबद बनाया करते थे, लेकिन जब आप हुमायूं टॉम्ब देखेंगे तो यहाँ पर 2 टॉम्ब आपको दिखेंगे, 2 मकबरे दिखेंगे। जो दरवाजे हैं, अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, इस स्थान से जब आप जाएंगे हुमायूं टॉम्ब, तो जो दरवाजे हैं वो सीधे आपको तीनों दरवाजे लाइन से दिखते हैं अगर आप यहाँ खड़े हैं तो बहुत अलग अलग तरीके का यहाँ पर विशेषता आपको मिलेगा। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है क्योंकि इसी के डिजाइन को उन्नत कर ताजमहल बनाया गया है, इसी के डिजाइन को कॉपी किया गया है। बस मैं आपको बता रही हूँ डिफरेंस। यहाँ पर 4 बाग मिलेगा, गार्डन मिलेंगे, लेकिन जो ताजमहल है वहां पर आपको पिलर्स वगैरह दिखेंगे। एग्जाम बूस्टर, इसे मुगलों का शयनगर कहते थे। 150 से भी ज्यादा कब्रें हैं। जो हुमायूं टॉम्ब है, ये जो आपको प्लेस दिख रहा है, ये यहाँ पर कब्रें हैं। ठीक है, ये कब्रें हैं। 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने यहीं से गिरफ्तार किया था। जब आप हुमायूं टॉम्ब जाएंगे दिल्ली के तो एक दीवार आपको दिखेगी जो टूटी हुई है, वो पूरी पैक्ड थी लेकिन बीच से टूटी हुई है, उसे तोड़ा गया था बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए। हुमायूं के मकबरे से ही बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख तथ्य आपके हुमायूं के मकबरे के बारे में हो गए। अब वन लाइनर रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था हमीदा बानो बेगम ने। मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो इसके मिराक मिर्जा गियाथ, जो फारसी मूल के थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। और 1857 में बहादुर शाह जफर को यहीं से गिरफ्तार किया गया था, हुमायूं के मकबरे से, हुमायूं टॉम्ब से। प्रश्न क्या है? यूनेस्को सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? जो हुमायूं का मकबरा है उसे कब शामिल किया गया था? तो 1993 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। दूसरा जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है, यह वास्तुकला किस शैली का पहला उदाहरण है? किस शैली पर बना है? तो आप इसके पहले जो भी आपने मॉन्यूमेंट्स, इमारतें या मंदिर देखी हैं वो द्रविडियन शैली पर आधारित थी, लेकिन ये जो हुमायूं का मकबरा है ये 4 बाग शैली पर बनाया गया था। 4 बाग शैली यानी कोई एक मान लीजिए मॉन्यूमेंट बना हुआ है, इमारत बनी है, अगर आप उसको इस दिशा से यानी चारों दिशाओं से देखेंगे तो आपको केवल गार्डन से दिखेंगे। ठीक है, तो उसे बोला जाता है 4 बाग शैली, और हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली पर आधारित था। यहीं पर आपका जो सांस्कृतिक कल्चरल साइट जो आप देख रहे थे उसमें 8 जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार देख लीजिए। चलिए, सांस्कृतिक स्थलों में जो हम पढ़ रहे थे, सांस्कृतिक स्थल विश्व धरोहर स्थलों में, उसमें हमने 8 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपने जो 4 हैं
इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है, आगरा का किला, और चौथा है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आज आपने पढ़ा है हम्पी के स्मारक, फतेहपुर सिकरी, महान चोल मंदिर और हुमायूं का मकबरा। ये 4 आपने सांस्कृतिक स्थल जिसे यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट में शामिल किया है वो आपने देख लिया। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख चीजें हैं जो देख लीजिए, क्विक रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में, जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो छप जाएं। आप देखेंगे यहाँ पर यूनेस्को स्थल कौन सा है, स्थान क्या था, किस वर्ष में शामिल किया गया, निर्माता या उस समय के राजवंश कौन थे, और मुख्य आकर्षण क्या है वहां पर, जो एग्जाम फैक्ट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अजंता की गुफाओं, अजंता केव्स के बारे में। कहाँ है, महाराष्ट्र में, संभाजी नगर, याद रखिएगा, अजंता एलोरा संभाजी नगर। 1983 में शामिल किया गया था। मैंने आपको बताया था 1983 में 4 प्रमुख स्थल थे जिन्हें यूनेस्को ने एक साथ शामिल किया गया था, जिसमें अजंता, एलोरा और आगरा ये किया गया था, और ताजमहल आगरा का, ये 4 जो स्थल हैं उन्हें एक ही बार यूनेस्को ने शामिल किया था। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, 1983 में इन्हें शामिल किया गया। और वाकाटक और गुप्त वंश का उस समय राज था। जब अजंता की गुफाएं बनाई गई तो वाकाटक और गुप्त वंश का राज था, जहां पर आपको 29 गुफाएं और पद्मपाणि चित्र मिलेगा, जिसके बारे में अगर आपको डिटेल जाननी है तो आपको इसके पहले का लेक्चर देखना पड़ेगा। दूसरा है एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव्स। कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है, संभाजी नगर। 1983 में इन्हें भी शामिल किया गया था यूनेस्को में, और उस समय जो राजवंश था वो राष्ट्रकूट वंश था। जो बौद्ध की जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से डेडिकेटेड थी, लेकिन अजंता की गुफाएं 34 गुफाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें से 17 ब्राह्मण्स को, 4 जैन को और 12 बौद्ध धर्म को डेडिकेटेड हैं। तो 34 गुफाएं हैं यहाँ पर टोटल। कैलाश मंदिर यहीं पर है और 20 के नोट पर इसकी जो आकृति है वो छापी गई है। तीसरा आ जाता है आगरा का किला, उत्तर प्रदेश में है। इसे यूनेस्को में 1983 में ही शामिल किया गया था। बनवाया था अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से, और मुसम्मन बुर्ज यहीं पर है। लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था आगरे के किले को। और मुसम्मन बुर्ज क्या है, मुसम्मन बुर्ज वो जगह है जहां पर शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने कैद करके 8 साल रखा था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा चौथा, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट बताए हैं। ये उड़ीसा में है और 1984 में इसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। उस समय वंश कौन था, पूर्वी गंग वंश वहां पर शामिल था, उस समय राज कर रहा था। और ब्लैक पागोडा बोला जाता था, जो यूरोपीय नाविक आते थे वो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पागोडा बोलते थे, क्योंकि वो समुद्र से आते समय बहुत ज्यादा खतरनाक और खंडहर की तरह दिखता था, जिसमें 24 पहिए बनाए गए हैं जो सन डायल का काम करते हैं, समय बताते हैं और किस समय क्या कार्य करना है, वो आकृति भी बनी हुई है पहियों पर। और 10 के नोट पर आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर मिलेगा। पांचवा है हम्पी के स्मारक, जो कर्नाटक में है। 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था और उस समय विजयनगर साम्राज्य का राज था। यहाँ पर आपको विट्ठल मंदिर, जिसे म्यूजिकल टेम्पल बोला जाता है, वो है, और संगीतमय स्तंभ आपको मिलेंगे। और 50 के नोट पर आपको हम्पी के स्मारक बने मिलेंगे। छठवां है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। 1986 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है और अकबर द्वारा ही बनवाया गया है। और जो भी मॉन्यूमेंट्स, इमारत अकबर के द्वारा अगर आप पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, अकबर लाल बलुआ पत्थर के प्रेमी थे। यहाँ पर आपको बुलंद दरवाजा मिलेगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का सारे बड़े प्रवेश द्वारों में से एक है दुनिया के, जिसे बनवाया गया था गुजरात विजय के स्मृति के तौर पर, गुजरात विजय की स्मृति के तौर पर। यहाँ पर आपको पंचमहल मिलेगा, ठीक है, जहां पर सारे धर्मों को जगह दी गई है। सातवां है महान चोल मंदिर, चोला टेम्पल, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। 1987 में इसके 1987 में जो 2 प्रमुख मंदिर हैं वो इसके शामिल किए गए थे, क्योंकि मंदिरों का समूह है महान चोल मंदिर में। और 2004 में जो इरातेश्वर मंदिर है उसे 2004 में यूनेस्को ने हेरिटेज साइट में शामिल किया था।
चोल राजवंश का उस समय शासन था। और बृहदेश्वर मंदिर यहाँ पर है और द्रविडियन शैली पर बना है और ग्रेनाइट पत्थरों से इसे बनाया गया है। आठवां और आखिरी आज का हुमायूं का मकबरा यानी हुमायूं टॉम, जो कि नई दिल्ली में है। 1993 में इसे शामिल किया गया था, बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। और चार बाग शैली यहाँ पर आपको पहली बार दिखेगी। और ताजमहल का पूर्वगामी बोलते हैं क्योंकि ताजमहल इसी से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर आपके जो 8 सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल हैं वो कंप्लीट होते हैं। बहुत सारे हैं क्योंकि आप लगभग 44 हैं सांस्कृतिक स्थल पूरा मिला करके जो हेरिटेज साइट्स का है, तो बहुत सारे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो धीरे धीरे हम सब जो है कवर करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्विक रिवीजन होता है। कुछ और चीजें हैं जो एग्जाम बूस्टर या टिप्स के तौर पर आप देख सकते हैं। पहला है सर्वाधिक स्थलों वाला राज्य, जहां पर सबसे ज्यादा हेरिटेज साइट पाया जाता है वो कौन सा जगह है, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको कुल 5 जो विश्व विरासत स्थल हैं वो मिलेंगे। यूनेस्को में शामिल पहले शहर की अगर हम बात करते हैं तो पहला शहर जो हेरिटेज में शामिल था वो है अहमदाबाद, गुजरात का, 2017 में इसे शामिल किया गया था। और दूसरा शहर जयपुर है जो 2019 में शामिल किया गया था। शहर की बात कर रहे हैं, शहर पहले शहर जिन्हें शामिल किया गया था, पूरा कोई मॉन्यूमेंट, कोई इमारत, कोई झील नहीं, शहर की बात कर रहे हैं तो पहला शहर है अहमदाबाद गुजरात का। जयपुर जो है वो है राजस्थान 2019 का, इसे शामिल किया गया यूनेस्को में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे शहरों के बारे में पूछ सकता है कि किस शहर को 2019 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश के यूनेस्को स्थल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर कुल 3 प्रमुख यूनेस्को स्थल हैं, जिसमें पहले खजुराहो के स्मारक 1986 में। अगर मध्य प्रदेश आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहला कौन सा ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, तो आप बताएंगे खजुराहो के स्मारक को सबसे पहले मध्य प्रदेश से शामिल किया गया है। एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा 1986 में इसे शामिल किया गया था। दूसरा है मध्य प्रदेश का सांची के बौद्ध स्तूप 1989 में। तीसरा भीमबेटका की गुफाएं 2003 में शामिल की गई थी। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। अब कुछ ट्रिकी फैक्ट चेक है। एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों गुफाएं हैं, जबकि अजंता में केवल बौद्ध गुफाएं हैं। फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी थी। अकबर की जो आगरा है, फतेहपुर सीकरी आगरा जो है वो लंबे समय तक, लगभग 14 सालों तक मुगल शासन ने इस जगह को अपनी राजधानी बना करके रखा था। लेकिन पानी की कमी के कारण उसे लाहौर जाना पड़ा, क्योंकि जो फतेहपुर सीकरी का इलाका है वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, जिसके कारण इस जगह को छोड़ना पड़ा था। तो यहाँ पर आपके कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब कुछ प्रमुख सवाल जो टॉप 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आप आज पढ़े हैं। 8 प्रमुख स्थल जो आपने पढ़े हैं उसमें से कुछ प्रमुख सवाल हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं विरासत स्थल से। तो पहला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो हेरिटेज यूनेस्को का जो लेक्चर है उसमें देखिएगा, आज ये तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ये भी आपको लेक्चर 1 में मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2023 में शामिल 52nd जो हेरिटेज स्थल है होयसल मंदिर, वो किस राज्य में है। जो होयसल मंदिर है 42nd जो हेरिटेज साइट है वो पाया जाता है कर्नाटक में। वो कहाँ है, कर्नाटक में है। चौथा, भारत का एकमात्र मिश्रित यानी मिक्स्ड जो हेरिटेज साइट है वो कौन सा है, तो वो है खांगचेंदजोंगा सिक्किम का, जिसे कंचनजंगा आम भाषा में बोला जाता है। एकमात्र मिश्रित स्थल है भारत का। पांचवा, प्रसिद्ध चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व का संबंध किस स्थान से है।
पद्मपाणि बोधिसत्व की बात कर रहा है, यानी बौद्ध धर्म की बात कर रहा है। बौद्ध धर्म को समर्पित अजंता की गुफाएं थी। क्या ऑप्शन में अजंता दिख रहा है? दिख रहा है तो उसे टिक कर देंगे। अब आते हैं छठवें प्रश्न पर। छठवां जो प्रश्न है आपका, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस गुफा संख्या में स्थित है? मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कुछ उनके अलग इंपॉर्टेंस होंगे जिसके कारण गुफा संख्या भी पूछ सकता है। तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो गुफा संख्या 16 में आता है। सातवां प्रश्न है, कुछ 4 प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं जिनको आपको भी जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। 20 के नोट, जो नए नोट डिमोनेटाइजेशन के बाद से निकाले गए थे, जिसमें जो 8 आपने स्मारक पढ़े हैं उसमें 10 का नोट, 20 और 50 के नोट पर जो भी स्मारक है, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, वो मैंने आपको बताया है कौन कौन सी जगह है, वो आपको याद रखना है। ये प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं। 20 के नए नोट के पीछे किस स्थल का चित्र है? अजंता, अलोरा, हम्पी या कोणार्क? ये वो प्रश्न है जिनके उत्तर आपको देने हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए, किस मंदिर को ब्लैक पागोडा कहा जाता है? अभी हम जब क्विक रिवीजन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था ब्लैक पागोडा किसे बोला जाता है और क्यों कहा जाता है। तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? कोणार्क सूर्य टेम्पल, लेक्चर नंबर 2 में जो आपका यूनेस्को का पार्ट है उसमें जो 2nd लेक्चर है उसे देखिएगा, आपको मिलेगा इसका उत्तर। 10वां प्रश्न यानी चौथा प्रश्न है आपके लिए, हम्पी के अवशेष किस नदी के किनारे स्थित हैं? हम्पी के बारे में आपसे पूछ रहा है, जो आपने आज के लेक्चर में पढ़ा है हम्पी स्मारक के बारे में। तो आपको बताना है उसका जो अवशेष है वो किस नदी के पास मिलता है। अगर आपको याद होगा कि हम्पी नदी किस नदी के पास आती है, नदी का नाम याद होगा, तो आपको इसके अवशेष के बारे में भी पता चल जाएगा। यहीं पर जो आपके सांस्कृतिक स्थल के बारे में जो सवाल है और जो फैक्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब बहुत सारे सांस्कृतिक स्थल हैं जिसमें जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। लेक्चर को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है? शेयर करेंगे तो आपके जो बाकी दोस्त हैं उन्हें भी इसके बारे में पता चलेगा और उनका भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा, क्योंकि फ्री लेक्चर्स मिलना यूट्यूब पर बहुत बड़ी बात है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है? तो आप सारे लेक्चर्स को फॉलो करिए, पढ़ते रहिए। इस साल के एंड में एग्जाम जरूर होने की संभावना है। कुछ अपडेट आती है तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और भी कुछ अपडेट है तो आप हमारे जो सेक्शन है जा करके देखिएगा हमारे चैनल में, वहां पर आपको कुछ अपडेट्स मिल जाएंगी। एमपी पुलिस में कुछ अगर चेंजेस आए हैं भर्ती में तो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, इमारत, ठीक है, विरासत स्थलों के साथ।